हाँ जी, कैसे हो आप सभी। तो धरनी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल होंगे दोस्तों। और ये भी आशा करती हूँ कि जो आप जो है जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, आप जो अपनी तैयारी को है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो इसी के साथ में देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, तैयारी तो आपको जो है रोजाना करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैकेंसियाँ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी तो आएगी आएगी, क्योंकि आना तो है एक दिन, क्योंकि सबका टाइम आता है नहीं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु काल तथा द्विवेदी काल का संधि कवि किसे कहा जाता है। क्या है दोस्तों, अपने को क्या है कि फल की टेंशन नहीं करनी, अपने को अपना कर्म करना है। क्या करना है दोस्तों, कर्म करना है। तो आपको प्रयास निरंतर जो है करते रहना है। आपको परिणाम की जो है टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि अपन ने प्रयास अच्छा किया तो परिणाम भी अपने आप अच्छा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए बता दीजिए कि भारतेंदु काल तथा द्विवेदी काल का संधि कवि किसे कहा जाता है। इसमें ऑप्शन देर का आपके बाल मुकुंद गुप्त, बी देर का है मुकुटधर पांडे, सी देर का है कामता प्रसाद और डी देर का है सियाराम शरण गुप्त। तो अब बता दीजिए कि आपके जो है भारतेंदु तथा द्विवेदी काल का जो है संधि कवि किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, और एक दो बार आ भी गया है ये क्वेश्चन ना। देखिए बता दीजिए कि किसकी जो है किसको जो है संधि कवि कहा जाता है। संधि यानी जोड़ने का, जोड़ भी हो सकता है इसमें, इसका अर्थ संधि यानी जोड़ने वाला। तो देखिए बात करें, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का है जो समय है, सोच समझ के आंसर देना दोस्तों। देखिए बात करें अपन भारतेंदु काल तथा द्विवेदी काल का संधि कवि की दोस्तों, तो जो है बाल मुकुंद, आप जो बाल मुकुंद गुप्त है, ये ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाल मुकुंद गुप्त को आपके द्विवेदी काल, भारतेंदु काल और द्विवेदी काल का संधि कवि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बात भारतेंदु के जो बाल मुकुंद गुप्त के ऊपर बात करती हूँ मैं आपकी, तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि इनकी एक रचना है शिव शंभू के चिट्टे। कौन सी दोस्तों, शिव शंभू के चिट्टे, जो कि हिंदी की पहली पत्रात्मक शैली में रचित रचना है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों, हिंदी की पहली पत्रात्मक शैली की रचना कौन सी है दोस्तों, शिव शंभू के चिट्टे। कौन सी है दोस्तों, शिव शंभू के चिट्टे। तो हिंदी की पहली पत्रात्मक शैली में रचित रचना कौन सी है, शिव शंभू के चिट्टे। किसकी है दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त की है दोस्तों। किसकी है दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त की। और ये जो रचना है ना दोस्तों, ये बंगाल विभाजन पर लिखी गई थी। बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप किसको लिखी दोस्तों, लार्ड कर्जन के लिखी गई है दोस्तों। किसको लिखी गई है दोस्तों, लार्ड कर्जन को लिखी गई है। और बात करें दोस्तों, तो इन्होंने भारत मित्र तथा बगवासी पत्रों का संपादन किया। किसने दोस्तों, आपके बाल मुकुंद गुप्त ने भारत मित्र और बगवासी पत्र। कौन से दोस्तों, भारत मित्र और बगवासी पत्रों का संपादन किसने किया दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त ने किया। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु तथा द्विवेदी काल का संधि कवि कहा जाता है, और इन्होंने हिंदी की पहली पत्रात्मक शैली में रचित रचना की है दोस्तों, शिव शंभू के चिट्टे। इन्होंने भारत मित्र तथा बगवासी पत्र का संपादन किया दोस्तों। और इसके अलावा जो ये रचना है आपके, ये कब लिखी, क्यों लिखी दोस्तों, तो ये बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन को लिखी गई है दोस्तों। किसको लिखी गई है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन को लिखी गई है दोस्तों। देखिए, और इन्होंने बगवासी पत्र को भाषा करने की टकसाल का, इनके बगवासी जो पत्र है इसको भाषा रखने की या भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, भाषा गढ़ने की टकसाल। तो ये हो गए आपके बाल मुकुंद गुप्त। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपका कि शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, जो आप इसके जो है स्टार लगा लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना। जयशंकर प्रसाद को, मुकुटधर पांडे को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत को। किसको माना दोस्तों, ये चारों ही आपके जो हैं छायावाद के स्तंभ है, 4 स्तंभ। कौन कौन दोस्तों, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और एक आपके निराला जी। ये चारों ही आपके जो है
छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते हैं दोस्तों। तो जो है जयशंकर प्रसाद भी छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है सर्वमान्य रूप से। लेकिन शुक्ल जी ने, यहाँ पे शुक्ल जी की बात हो रही है दोस्तों, तो शुक्ल जी ने किसे माना वो चीज़ आपको बतानी है। तो बता दीजिए, आपके पास 5 जो है सेकंड का समय है आप सभी के पास। सोच समझ के आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है छायावाद का प्रवर्तक आपको किसको माना दोस्तों, तो मुकुटधर पांडे को माना। किसको माना दोस्तों, मुकुटधर पांडे को। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। छायावाद का शुक्ल ने प्रवर्तक किसे माना, तो मुकुटधर पांडे को माना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि छायावाद की प्रमुख पत्रिका है। छायावाद की प्रमुख पत्रिका कौन सी है दोस्तों, सरस्वती, इंदु, प्रताप, रूपाग। कौन सी जो है छायावाद की पहली पत्रिका है दोस्तों, बता दीजिए। आपके पास 5 मिनट का समय है दोस्तों, 5 सेकंड का। बता दीजिए कि आपके पास जो है छायावाद की प्रमुख पत्रिका। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब द्विवेदी काल पढ़ाए थे तब द्विवेदी काल की तो मैंने आपको बताई थी कि द्विवेदी काल की जो प्रमुख पत्रिका वह कौन सी है दोस्तों, सरस्वती है। वैसे ही जो छायावाद की प्रमुख पत्रिका दोस्तों वो कौन सी है, वह आप बता दीजिए। देखिए दोस्तों, बात करें छायावाद की प्रमुख पत्रिका, तो इंदु जो है आपके छायावाद की प्रमुख पत्रिका। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब बता दीजिए, इंदु की बात करें दोस्तों, तो इंदु का संपादन किसने किया दोस्तों। सबसे पहले तो इसका संपादन कब हुआ, तो 1909 में इसका संपादन हुआ दोस्तों। कहाँ से हुआ, तो काशी से हुआ। कहाँ से हुआ दोस्तों, काशी से हुआ। और इसका संपादन किसने किया दोस्तों, तो इसका संपादन आपके जयशंकर प्रसाद ने किया दोस्तों। किसने किया दोस्तों, जयशंकर प्रसाद ने किया दोस्तों। तो छायावाद के जो हैं प्रमुख पत्रिका इंदु है दोस्तों। और कब इसको संपादन कब हुआ दोस्तों, तो 1909 में हुआ। कहाँ से हुआ, काशी में हुआ। और जयशंकर प्रसाद ने इसका संपादन किया दोस्तों। और आपके जो जयशंकर प्रसाद है सर्वमान्य रूप से जो यहाँ ये छायावाद के प्रवर्तक है दोस्तों। कौन से काल के दोस्तों, छायावाद के प्रवर्तक। और शुक्ल ने किसी माना, तो मुकुटधर पांडे को माना। और सर्वमान्य रूप से कौन है दोस्तों, तो छायावाद के आपके जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्रत त्रयी में शामिल है। क्या कह रहा है दोस्तों कि व्रत त्रयी में शामिल है प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी और सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। व्रत त्रयी में एक आपकी आती है लघु त्रयी और एक आती है व्रत त्रयी। बता दीजिए कि लघु त्रयी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्रत त्रयी में कौन शामिल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, त्रयी का अर्थ हो गया यहाँ पे 3, तो व्रत त्रयी में कौन शामिल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात करें आपके तो व्रत त्रयी में आपके प्रसाद जी भी है, निराला जी भी है, पंत जी भी है। देखिए बात करें आपके तो प्रसाद जी को तो कहा गया दोस्तों, क्या कहा गया, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया दोस्तों, ब्रह्मा। और निराला जी को क्या कहा दोस्तों, महेश कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, महेश कहा गया। और बात करें पंत जी की, तो पंत जी को क्या कहा गया दोस्तों, विष्णु कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया, विष्णु। और बात करें महादेवी वर्मा की दोस्तों, तो महादेवी वर्मा को दुर्गा या सती का रूप, दुर्गा या सती कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया, दुर्गा या शक्ति। क्या कहा गया दोस्तों, दुर्गा या शक्ति। तो लघु त्रयी में तो आपके महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन। लेकिन आपके व्रत त्रयी पूछ सकता है दोस्तों, और पूछा भी गया है। तो व्रत त्रयी में आपके प्रसाद जी है, निराला जी है, पंत जी है, लेकिन महादेवी वर्मा इसमें नहीं है दोस्तों। और प्रसाद जी को तो ब्रह्मा कहा गया, और निराला जी को विष्णु, निराला को महेश, और पंत जी के आपके विष्णु कहा गया दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया आपका कि छायावाद की अंतिम रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, छायावाद की अंतिम रचना कौन सी है। इसमें ए ऑप्शन देर का आपके आंसू, बी देर का है कामायनी, सी देर का है सलावती, डी देर का है ग्राम। क्या देर का दोस्तों, सालवती है, ये सलावती नहीं है दोस्तों, सालवती है। क्या है दोस्तों, सालवती है। तो आंसू, कामायनी, सालवती, ग्राम। बताइए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, बात करें आपके छायावाद का जो प्रारंभिक रूप है दोस्तों, वो प्रारंभिक रूप तो आपके किस में देखने को मिलता है दोस्तों? तो प्रारंभिक रूप तो आपके इनकी रचना है एक झरना। कौन सी है दोस्तों? झरना, जिसका टाइम क्या है दोस्तों? 1918। किसकी है दोस्तों? ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और छायावाद का परिष्कृत रूप किस में आता है दोस्तों? तो छायावाद का परिष्कृत रूप तो आपके आंसू में आता है। आंसू किसकी है दोस्तों? आंसू भी आपके जयशंकर प्रसाद की है दोस्तों, देखने को मिलता है। तो प्रारंभिक रूप तो झरना 1918 और परिष्कृत रूप आंसू में देखने को मिलता है 1925 में। लेकिन छायावाद की जो अंतिम रचना है दोस्तों, वो कौन सी है? देखिए दोस्तों, बात करें छायावाद की अंतिम रचना कामायनी। क्या है दोस्तों? कामायनी। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और कामायनी का समय कौन बताएगा, मुझे बता दीजिए। देखिए दोस्तों, कामायनी के समय की बात करें तो कामायनी का जो समय है 1935 ईस्वी है। क्या है दोस्तों? 1935। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी भी, आंसू भी जयशंकर प्रसाद की है, झरना भी जयशंकर प्रसाद की है। तो आंसू झरना देख ले, टाइम से पता चल रहा है 1918, आंसू 1925 और कामायनी का है 1935। तो अंतिम तो हो गई आपकी कामायनी और प्रारंभिक हो गई झरना और परिष्कृत यानी शुद्ध रूप से जो है वो है आपके आंसू। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। छायावाद को सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, मधुकर पांडे ने, और किसने दोस्तों? राम कुमार वर्मा ने। किसने दोस्तों? नंद दुलारे वाजपेयी। ये तो नंद दुलारे वाजपेयी ने, और आपके देर का है डॉक्टर नगेंद्र ने, और मधुकर, ये मुकुटधर पांडे है दोस्तों। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मुकुटधर पांडे, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके मुकुटधर पांडे। तो बता दीजिए मैं कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। देखिए दोस्तों, बात करें नंद दुलारे वाजपेयी की। किसकी दोस्तों? नंद दुलारे वाजपेयी की अगर बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कहा था आध्यात्मिक छाया का भान। क्या कहा दोस्तों? छायावाद को कि आध्यात्मिक छाया का भान। क्या कहा दोस्तों? आध्यात्मिक छाया का भान। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा ये आप बताएंगे। मुकुटधर पांडे ने क्या कहा दोस्तों? तो मुकुटधर पांडे ने तो रहस्यवाद कहा। क्या कहा दोस्तों? रहस्यवाद कहा। और इन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो मुकुटधर पांडे ने। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो मुकुटधर पांडे ने किया। किसमें किया दोस्तों? तो एक पत्रिका है शारदा या श्री शारदा पत्रिका, इसके अंदर इन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया दोस्तों। बात करें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दोस्तों, तो इन्होंने परमात्मा की छाया आत्मा पर। क्या दोस्तों? परमात्मा की छाया आत्मा पर, और आत्मा की छाया परमात्मा पर। क्या दोस्तों? आत्मा की छाया परमात्मा पर पढ़ना ही क्या कहलाए दोस्तों? छायावाद। तो इन्होंने तो कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पढ़ना ही छायावाद है। तो ये कथन किसका है दोस्तों? ये तो राम कुमार वर्मा का है। और मुकुटधर पांडे ने क्या कहा दोस्तों? रहस्यवाद कहा। और छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया। इसीलिए स्कूल ने भी इसे जो है छायावाद का प्रवर्तक माना दोस्तों। और बात करें मुकुटधर इसकी नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। क्या कहा दोस्तों? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखना कि नंद दुलारे वाजपेयी ने तो आध्यात्मिक छाया का भान कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, और मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद कहा, और रामकुमार वर्मा ने कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ना और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ना ही क्या है दोस्तों? छायावाद है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया आपका कि खड़ी बोली का स्वर्ण काल किस काल को कहा गया दोस्तों? क्या पूछ रहा है कि खड़ी बोली का स्वर्ण काल किस काल को कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें है द्विवेदी काल, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता।
आंसर दे दीजिए कि आपके जो हैं क्षयवाद खड़ी बोली का स्वर्ण काल किस काल को कहा गया। देखिए दोस्तों, बात करें खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण काल, तो क्षयवाद को आपके खड़ी बोली का स्वर्ण काल कहा गया दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्षयवाद के समय की बात करें दोस्तों, तो इसका समय 1918 से 1936 ईस्वी है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 1918 से 1936 ईस्वी। और छायावाद के सबसे उज्जवल पक्ष की बात करें तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपके? मानवतावाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? मानवतावाद। और एक बात है दोस्तों कि छायावाद के अंदर नारी को जो सम्मान, क्या दोस्तों? सम्मान और प्रतिष्ठा, नारी को जो सम्मान और प्रतिष्ठा इस काल के अंदर दी गई है वो अन्य किसी भी काल में नहीं दी गई है दोस्तों। तो ये भी एक इसकी इम्पोर्टेंट जो है विशेषता हो जाएगी या प्रवृत्ति हो जाएगी। मानवतावाद, इसका सबसे उज्जवल पक्ष कौन सा दोस्तों? मानवतावाद है। और इसमें नारी को जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी गई दोस्तों वो अन्य किसी भी काल में नहीं दी गई है दोस्तों। और इसका जो टाइम है वो 1918 से 1936 ईस्वी है दोस्तों। और हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण काल किसे कहा गया दोस्तों? तो छायावाद को कहा गया दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कामायनी महाकाव्य का अंतिम सर्ग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है आपके आनंद, चिंता, आनंद, काम, वासना। अब मुझे बता दीजिए कि आपके जो है कामायनी महाकाव्य का जो है अंतिम सर्ग कौन सा। और इसमें सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें कुल कितने सर्ग थे दोस्तों? क्या थे दोस्तों? कुल कितने सर्ग थे दोस्तों? सबसे पहले आप ये बताओ कि कामायनी महाकाव्य का जो है टाइम कौन बताएगा? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो कामायनी आपके जयशंकर प्रसाद की रचना, ये तो मैंने बता दिया। इसका टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि 1935 है। और छायावाद की अंतिम रचना किसे माना गया है? तो कामायनी को छायावाद की अंतिम रचना माना गया। देखिए दोस्तों, कामायनी की बात करें तो ये ताटक छंद में जो है रचित रचना है दोस्तों। किस छंद में दोस्तों? ताटक एक छंद है। और मुक्ति बोध ने इसे फैंटेसी काव्य कहा दोस्तों। फैंटेसी काव्य किसने कहा दोस्तों? तो मुक्ति बोध ने इसे फैंटेसी काव्य कहा दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? मुक्ति बोध ने इसे फैंटेसी काव्य कहा दोस्तों। और बात करें दोस्तों कि इसमें कुल कितने सर्ग है दोस्तों? तो अब आप बता दीजिए कि इसमें कुल कितने सर्ग है दोस्तों। बात करें इसके अंदर सर्ग, तो इस महाकाव्य, ये एक महाकाव्य दोस्तों, इस महाकाव्य में कुल सर्ग है कितने दोस्तों? 15। 15 में से पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपके चिंता। और दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपके आशा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो दोस्तों, है ना। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा क्या है दोस्तों? श्रद्धा। तीसरा क्या है दोस्तों? श्रद्धा। चौथा क्या है दोस्तों? काम। क्या है दोस्तों? काम। और पांचवा क्या है दोस्तों? वासना। क्या है दोस्तों? वासना। दोनों अलग अलग है, एक मत करने ना, काम वासना। और तीसरा है लज्जा। क्या है दोस्तों? लज्जा। और फिर है कर्म। क्या है दोस्तों? कर्म। सारे लाइन टू लाइन लिखा देती हूँ मैं आपके। फिर है ईर्ष्या। क्या है दोस्तों? ईर्ष्या। उसके बाद क्या है दोस्तों? ईड़ा। क्या है दोस्तों? ईड़ा। इसके बाद क्या है दोस्तों? तो स्वप्न। क्या है दोस्तों? स्वप्न। और उसके बाद क्या है दोस्तों? तो संघर्ष। क्या है दोस्तों? संघर्ष। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों? तो उसके बाद है निर्वेद। क्या है दोस्तों? निर्वेद। क्या है दोस्तों? निर्वेद। उसके बाद में क्या है दोस्तों? दर्शन। क्या है दोस्तों? दर्शन। और उसके बाद में क्या है दोस्तों? रहस्य। क्या है दोस्तों? रहस्य। और उसके बाद में क्या है दोस्तों? तो आनंदवाद। क्या है दोस्तों? आनंदवाद या आनंद कह दो आप। तो ये हो गए कुल सर्ग। कितने दोस्तों? 1 नंबर है आशा, 2 नंबर है श्रद्धा, 3 नंबर है काम, और 4 नंबर है वासना, और 5 नंबर है लज्जा, 6 नंबर है कर्म, 7 नंबर है ईर्ष्या, 8 नंबर है ईड़ा, 9 नंबर है स्वप्न, 10 नंबर है संघर्ष, 11 नंबर है निर्वेद, 12 है दर्शन, 13 है रहस्य, और आनंदवाद। तो आपके इसमें पहला चिंता हो जाएगा ना,
तो ऐसे करके कुल 15 सर्ग हो गए दोस्तों। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंदवाद। तो आपके पहला सर्ग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला आपकी चिंता हो जाएगा। अंतिम क्या हो जाएगा दोस्तों? आनंद। तो इसमें बी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें कौन सा है अंतिम सर्ग? अंतिम सर्ग आपके इसमें आनंद हो जाएगा। तो याद रखना, एक ताडक छंद की रचना है। इसका टाइम 1935 है। और एक किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की है दोस्तों। और मुक्ति बोस ने इसे क्या कहा दोस्तों? तो इसे फैंटेसी काव्य कहा। इसमें कुल सर्ग कितने हैं दोस्तों? तो इसमें कुल सर्ग है 15। कितने हैं दोस्तों? 15। और ये एक प्रतीकात्मक महाकाव्य है दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्रतीकात्मक महाकाव्य। और इसको लिखने में कितना समय लगा? तो इसको लिखने में दोस्तों 12 वर्ष का समय लगा। कितना दोस्तों? 12 वर्ष का समय लगा दोस्तों। और इसमें जीवन की सभी समस्याओं का जो है तथा उनके समाधान भी है। इसमें समस्याएं भी हैं और उसके समाधान भी इस रचना के अंदर है दोस्तों। देखिए, और इस रचना पे जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला दोस्तों। क्या मिला दोस्तों? मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला दोस्तों। किसको दोस्तों? जयशंकर प्रसाद को। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर आपके सामने लेके आई हूँ मैं कि जूही की कली, ये कली है, काली नहीं है। जूही की कली, इसका टाइम भी देर का 1916। रचना है जूही की जो कली है उसके रचयिता या उसके कवि आपको बताना है दोस्तों। इसमें ए ऑप्शन देर का आपके जयशंकर प्रसाद, बी देर का है महादेवी वर्मा, सी देर का है निराला जी। तो अब आप बताएं कि जूही की जो कली है कौन सी है रचना, किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला जी, पंत जी, किसकी है रचना? बता दीजिए। देखिए दोस्तों बात करें जूही की कली तो ये आपके जो हैं निराला जी की है दोस्तों। किसकी है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की है दोस्तों। और ये इनकी जो है छायावादी कविता है दोस्तों। पहली छायावादी कविता कौन सी दोस्तों? पहली छायावादी कविता कौन सी है दोस्तों? जूही की कली। और ये इनकी पहली कविता भी यही है और पहली छायावादी कविता भी यही है। और ये किस छंद में है दोस्तों? तो ये मुक्त छंद में है। किस छंद में दोस्तों? मुक्त छंद में है। और ये इनकी पहली रचना है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ दोस्तों? तो बंगाल की महिसादल जो है रियासत में इनका जन्म हुआ दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल की महिसादल रियासत में इनका जन्म हुआ। और कब हुआ? तो कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हुआ दोस्तों। कब हुआ दोस्तों? बसंत पंचमी के दिन, रविवार के दिन जो है यानी संडे के दिन इनका जन्म हुआ दोस्तों। इसीलिए इनको सूर्य कुमार भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूर्य कुमार भी कहा जाता है दोस्तों। किसको? निराला जी को। अरे क्या है, नींद निकाल रहे हो क्या सभी? अरे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? तो निराला जी को क्या कहा जाता है? सूर्य कुमार। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रविवार के दिन इनका जन्म हुआ, बसंत पंचमी के दिन। कहाँ? महिसादल में। कहाँ? बंगाल में। कब? 1896 में। और इनकी छायावादी कविता कौन सी है? जूही की कली। पहली कविता कौन सी है? जूही की कली। मुक्तक छंद की रचना है ये दोस्तों। इसका टाइम क्या है? 1916। थोड़ा से जगो जगो जगो। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी साहित्य जगत में सबसे अधिक कोप भाजन का शिकार हुए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी स्टार, चांद, तारे, सितारे चमकाना चाहते हो चमका लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य जगत में सबसे अधिक कोप भाजन का जो शिकार हुए वो कौन से कवि हुए? जयशंकर प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, भारतेंदु जी। बता दीजिए, ये सबका आंसर आना चाहिए। बताओ रे बताओ। देखिए बात करें आपके सबसे ज़्यादा जो हिंदी साहित्य जगत में कोप भाजन की शिकार हुए दोस्तों, कौन है दोस्तों? तो आपके जो हैं निराला जी बेचारे सबसे ज़्यादा जो है कोप भाजन के शिकार हुए दोस्तों। और ये एक वेदांतवादी दर्शन से प्रभावित है दोस्तों। कौन से दर्शन से? तो वेदांतवादी दर्शन से प्रभावित है दोस्तों। बात करें हिंदी साहित्य जगत में सबसे ज़्यादा जो कोप भाजन के शिकार हुए
वो कौन हुई दोस्तों? निराला जी। देखिए दोस्तों, बात करें तो इनकी जो है अधिकतर रचनाओं महिलाओं के नाम पर है दोस्तों। इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं वो किन के नाम पर है दोस्तों? महिलाओं के नाम पर है, क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर ही लिखना शुरू किया था दोस्तों। हर जो है काम के पीछे नारी का हाथ होता है, जरूरी नहीं कि कोई बुरा काम ही उसके पीछे नारी का होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है तो उनकी पत्नी का हाथ है। रावण जैसे जो है का युद्ध हुआ, उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद पीछे नारी का हाथ है। और इन्होंने रचनाएं की तो उसके पीछे इनकी पत्नी यानी कि नारी का हाथ है। तो नारी का अच्छे कामों के लिए भी हाथ होता है तो बुरे कामों के लिए भी हाथ होता है, लेकिन ज़्यादातर अच्छे कामों के पीछे नारी का हाथ होता है, ये भी आप ध्यान रखना ना। देखिए, तो आपके जो हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर आप आ चुके हैं दोस्तों। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कोपभाजन की शिकार हुए आपके निराला जी हुए। इसी के साथ में जो है अब मुझे बता दीजिए कि मेरे किस पीरियड स्टूडेंट के जो हैं 10 में से 10 का स्कोर रहा है दोस्तों। और अब मुझे आंसर पे कमेंट आने चाहिए कि आपके जो हैं किसके जो हैं अच्छा स्कोर रहा, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं कल इसी क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।